सद्दाम हुसैन की ज़िंदगी नशीब व फराज से भरी पड़ी है। उनका बचपन हो या जवानी, उनकी ज़िंदगी हमेशा दूसरों से बिल्कुल मुख्तलिफ रही है। यहाँ तक कि उनकी मौत भी तारीख़ के ना मिटने वाली दास्तानों में शामिल हो गई है। सद्दाम हुसैन की पैदाइश 28 अप्रैल 1938 को इराक़ के एक गरीब घराने में हुई। जब उनकी उम्र तकरीबन 3 साल की हुई तो उनके वालिद का भी इंतकाल हो गया। अब उनके घर में 2 या 3 दिन के फाके हुआ करते थे। गुर्बत की ज़िंदगी से तंग आकर उनकी वालदा ने दूसरी शादी कर ली और सद्दाम हुसैन को लेकर अपने दूसरे घर मुंतकिल हो गई। सद्दाम हुसैन के सौतेले बाप का बर्ताव सद्दाम हुसैन के साथ बिल्कुल अच्छा ना था, इसलिए तंग आकर उन्होंने घर को खैरबाद कहा और शहर तकरीयत में अपने चचा के साथ रहने लगे, जो इराकी फ़ौज के ऑफिसर थे। इनके चचा ने उनकी तालीम और तरबियत की। उन्होंने इब्तदाई उम्र में ही सद्दाम को इराक़ की नौ आबादियात की बुराइयों से आगाह कर दिया था। अपने लड़कपन में ही सद्दाम हुसैन भी हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों में काफ़ी सरगर्म रहे और इस दौरान उन्हें 6 माह की कैद भी हुई। सद्दाम हुसैन को मुताले का इस कदर शौक़ था कि अपनी जेब खर्च से किताबें खरीदते थे और वो शराब नोशी से दूर रहते थे। 18 साल की उम्र में बास पार्टी में शमूलियत इख्तियार की और बहुत जल्द उनके रहनुमा बनने में कामयाब हो गए। 1958 में उनकी शादी साजिदा नामी लड़की से हुई, जिनमें 3 बेटियां और 2 बेटे पैदा हुए। अभी उनकी शादी को सिर्फ 4 माह गुजरे थे कि इराक़ से बरतानवी नौ आबादियत हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया, जिसकी वजह से पूरे मुल्क में पुरतशद्दुद इंतशार का माहौल पैदा हो गया। मगर सद्दाम हुसैन के लिए ये वक्त बहुत ही अहम तरीन साबित हुआ, क्योंकि यही वो वक्त था जब सद्दाम हुसैन को तारीख़ के वर्क पलटने में अपना नाम दर्ज करना था। बरतानवी नौ आबादी हुकूमत के ख़ात्मे के बाद इराक़ में एक ज़ालिम हुक्मरान अब्दुल करीम कासिम की हुकूमत कायम हुई। अब्दुल करीम कासिम की हुकूमत बास पार्टी के लिए ख़तरा बन सकती थी, इसलिए बास पार्टी ने प्लान बनाया कि अब्दुल करीम कासिम को ख़त्म कर दिया जाए। क्योंकि सद्दाम हुसैन भी बास पार्टी का एक अहम रुकन थे, इसलिए अब्दुल करीम कासिम को ठिकाने लगाने की जिम्मेदारी सद्दाम हुसैन को सौंप दी गई। इस दौरान सद्दाम हुसैन को तरह तरह के हथियार चलाने और निशानेबाजी की ट्रेनिंग भी दी गई। 1968 में सद्दाम हुसैन ने 4 लोगों की टीम बनाई और अब्दुल करीम कासिम पर हमला कर दिया। 2 गोलियां अब्दुल करीम कासिम के सीने पर लगीं और वो मौके पर मर गए। सद्दाम हुसैन को भी टांग में 1 गोली लगी, पर वो मौका वारदात से फरार होने में कामयाब हो गए। बाद में सद्दाम हुसैन को किसी न किसी तरह इराक़ से बाहर भेज दिया गया। 20 सितंबर 1968 में बास पार्टी की हुकूमत कायम हुई और हम्मुल बाकिर को इराक़ का नया सदर मुंतखब कर दिया गया। हम्मुल बाकिर के सदर बनने के बाद बहुत जल्द सद्दाम हुसैन को वापस इराक़ बुला लिया गया और उन्हें बास पार्टी का सीनियर बना दिया गया, क्योंकि बास पार्टी की हुकूमत को कायम करने में इनका बड़ा हाथ था। अब सद्दाम हुसैन एक बागी इंसान बन चुका था और अब उसका काम सिर्फ ये था कि जो लोग बास पार्टी की मुखालफत करते या कोई फ़ैसला मानने से इनकार करते तो ये उन्हें डरा धमका कर या फिर मार कर रास्ते से हटा देता। इस दौरान सद्दाम हुसैन पूरी दुनिया में दहशत के नाम से मशहूर हो चुके थे। वक्त गुजरने के साथ साथ सद्दाम हुसैन के सियासी अज़ाइम में भी इजाफा होता गया। अब वो खुद इराक़ के सदर बनना चाहते थे और बिल आखिर उसने 16 जुलाई 1979 को हम्मुल बाकिर से ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा दिलवाया और ख़ुद इराक़ के सदर होने का ऐलान कर दिया। दोस्तों, सद्दाम हुसैन कुफ़ार की आंख में आंख मिलाकर बात करने का आदी था और जब भी कोई यहूदी सद्दाम हुसैन को साजिश का हिस्सा बनाना चाहता तो उसे हमेशा मुँह की खानी पड़ती। दोस्तों, यही वो हुक्मरान था जो एक खातून की फरियाद पर इसराइल पर चढ़ दौड़ा था और इसराइल के दारुल हुकूमत पर 40 मिसाइल दाग दिए थे। हुआ कुछ यूँ था कि एक दफ़ा सद्दाम हुसैन की लाइव कॉन्फ्रेंस चल रही थी कि अचानक चीखती चिल्लाती हुई औरत उसके सामने आकर खड़ी हुई और सद्दाम हुसैन को सख्त अल्फाज में मुखातिब करते हुए कहा कि इस्राएली फ़ौजियों ने मेरी बेटी को रेप का निशाना बनाकर कत्ल कर दिया है और तुम्हें यहाँ कोई फ़िक्र नहीं है। तुम ऐशो आराम की ज़िंदगी बसर कर रहे हो और उधर हम पर मुजालिम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। उसने मज़ीद कहा कि रोज़ाना हमारे घरों से इस्राएली फ़ौजी हम सब की आंखों के सामने हमारी बहनों और बेटियों को अगवा करके ले जाते हैं
जिन को बाद में कत्ल करके फेंक दिया जाता है और हमारे छोटे छोटे बच्चों को सड़कों पर घसीट घसीट कर मार दिया जाता है। क्या तुमको इन बूढ़ों और बच्चों की चीखें सुनाई नहीं देती जो रोज़ाना इस्राएली फ़ौजियों की गोलियों का निशाना बनते हैं? क्या तुमसे इन औरतों, बच्चों और बूढ़ों की चीखों का इंसाफ नहीं लिया जाएगा? उस औरत की बातें सुनकर सद्दाम हुसैन रोने लगा और कहा कि अब इसराइल का कोई भी शख्स सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा, और जिस तरह यहूदियों ने हमारी माँओं बहनों को रुलाया है, मैं उसी तरह उनकी चीखें निकलवाऊंगा और उनको तहस नहस करके रख दूंगा। इसके फ़ौरन बाद सद्दाम हुसैन वहाँ से उठा और फ़ौजी क़यादत की एक मीटिंग बुलाई, जिसमें उसने इसराइल पर हमला करने का हुक्म जारी कर दिया और फिर उसके हुक्म के मुताबिक इसराइल के दारो हुकूमत पर 40 मिसाइल दाग दिए, जिनसे इसराइल के होश उड़ गए। सद्दाम इतना ताकतवर और अपनी मर्ज़ी पर चलने वाला शख्स था, कोई भी मुल्क ये पूछने की जुर्रत ना कर सका कि उसने ये मिसाइल क्यों मारे हैं। इन 40 मिसाइलों ने इसराइल के दारुल हुकूमत तुल अबीब को मिट्टी में मिला दिया, जबकि बड़ी बड़ी बिल्डिंग तबाह बर्बाद हो गई और हज़ारों यहूदी वासिल जहन्नुम हो गए। सद्दाम हुसैन ने ये 40 मिसाइल एक एक करके दागे थे। मतलब जब यहूदी इमदादी टीमें अपने मरने वाले यहूदियों को उठा रही होती थी तो ऊपर से एक और मिसाइल गिर पड़ता था जो इनको भी मौत के मुंह में भेज देता था। इसी तरह ये दिन यहूदियों की ज़िंदगी का आखिरी दिन लग रहा था। लिहाजा तमाम यहूदी चूहों की तरह अपने अपने घरों में छुप गए और मरने वाले यहूदियों की लाशें वैसे ही सड़कों पर पड़ी रहीं जो कुत्तों की ग़िज़ा बनी। उसके हमलों से लगता था कि आज कोई एक भी यहूदी बच नहीं पाएगा, लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था और कुछ यहूदी इन हमलों से बच निकलने में कामयाब हो गए। मगर आज भी यहूदी सद्दाम हुसैन को हिटलर सानी का नाम देते हैं, क्योंकि अब यहूदी और दीगर कुफ़ार जान चुके थे कि अब हमने इराक़ को ज़ाहिरी तौर पर छेड़ने की कोशिश की तो ये हमारी नस्लें तबाह व बर्बाद कर देंगे। लिहाजा ये अंदर ही अंदर इराक़ और सद्दाम हुसैन के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ साजिशों में मसरूफ़ हो गए। 22 मार्च 1980 को सद्दाम हुसैन ने ईरान से जंग छेड़ी, जो कि लगातार 8 साल तक जारी रही। इस जंग में 3 लाख से भी ज़्यादा इराकी मारे गए। 1990 में सद्दाम हुसैन ने कुवैत को अपना हिस्सेदार करार देते हुए इस पर कब्ज़ा कर लिया। आने वाले बरसों में सद्दाम हुसैन के सियासी अज़ाइम बिल्कुल वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहे थे कि वो इराक़ के आसपास के तमाम ममालिक पर भी हुकूमत करना चाहते थे। यही वो वक्त था जब उसने अपने पड़ोसी मुल्कों से ताल्लुकात ख़राब किए और उसका नतीजा ये निकला कि अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए इराक़ पर हमले का इरादा बना लिया। इस मंसूबे को बैनुल-अक़वामी सतह पर दुरुस्त साबित करने के लिए एक बड़ा खेल खेला गया और अमेरिका, बरतानिया और उनके इत्तेहादियों ने सदर सद्दाम हुसैन और इराक़ी हुकूमतों पर बच्चों के अस्पताल पर हमला करने का इल्ज़ाम आयद कर दिया। उसको साबित करने के लिए आलमी मीडिया के बड़े बड़े अदारों को अरबों डॉलर्स खिलाए गए और दिन रात प्रोपेगेंडे की वीडियोस चलवाई गई और फिर बैनुल-अक़वामी सतह पर अमेरिका ये बयानियाँ फैलाने में कामयाब हो गया कि इराक़ी हुकूमत जंगी जराइम में मुलविस है। तो इस बात को और बच्चों के अस्पताल पर हमले के जवाब बनाकर उसने ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से इराक़ पर जंग मुसल्लत कर दी और हमला करने के बाद अपने इस इक़दाम को दुरुस्त साबित करने के लिए अमेरिका और उसके इत्तेहादी ये कहते रहे कि इराक़ के पास वसी पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियार हैं और ये दुनिया की सालमियत के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। इसके अलावा इराक़ पर जौहरी हथियार बनाने और हासिल करने का इल्ज़ाम भी लगाया। फरवरी 2003 में अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने इराक़ पर दूसरा हमला किया और इराक़ पर कब्ज़ा कर लिया, लेकिन अपने किसी भी इल्ज़ाम को साबित करने में नाकाम रहे। अलबत्ता अमेरिका और उसके इत्तेहादी खित्ते में अपने मफादात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में कामयाब हो गए। उसके बाद 14 दिसंबर 2003 में सद्दाम हुसैन गिरफ़्तार हुआ, जिसके बाद उस पर 148 अफराद के कत्ल का इल्ज़ाम लगाकर मुकदमा बनाया गया और इराक़ में अमेरिका के ज़ेर असर अदालत में सद्दाम हुसैन के मुकदमे की समाअत का आगाज़ हुआ, जहां सद्दाम हुसैन ने इस अदालत को एक अमेरिकी कब्ज़े का हथियार करार दिया।
جبکہ اس تمام تر عدالتی کارروائی کے دوران صدام حسین امریکی تحویل میں رہا اور مقدمے کی سماعت کے دوران صدام حسین کے 3 وکیلوں کو بھی قتل کیا گیا، جس پر صدام حسین نے بھوک ہڑتال کی، لیکن اس کے باوجود صدام حسین کو آزاد ٹرائل کا حق نہیں دیا گیا اور عدالت نے امریکہ کی ایما پر صدام حسین کو پھانسی کی سزا سنا دی۔ صدام حسین کو سنائی جانے والی پھانسی کی سزا بین الاقوامی سطح پر تنقید کا نشانہ بنی، لیکن امریکہ بہادر کے سامنے کس کی چلتی ہے؟ صدام حسین نے زندگی میں جو بھی کیا وہ صرف اپنی عوام کے مفاد کی نیت سے کیا۔ اس نام نہاد عدالت کی جانب سے سنائی جانے والی سزا پر عمل درآمد کے لیے بھی قوانین کی خلاف ورزی کی گئی اور سوئے ہوئے صدام حسین کو جگا کر بتایا گیا کہ اگلے چند گھنٹوں میں اس کی سزا پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ یہ سن کر بھی صدام مطمئن رہا اور آخری سفر کی تیاری شروع کر دی۔ نہانے کے بعد اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوا اور شکرانے کے نفل پڑھے، پھر ناشتہ کیا اور پھر اپنے قریبی افراد کے نام خطوط لکھے اور اپنے سارے کام نپٹانے کے بعد صدام حسین چل کر مسکراتے ہوئے پھانسی گھاٹ تک پہنچے۔ دوستو، صدام حسین کے آخری وقت میں لکھے گئے خطوط میں ایک خط ایسا بھی تھا جو اس نے اپنی بیٹی کے نام لکھا تھا، اور وہ خط بھی اب منظر عام پر آ چکا ہے۔ صدام حسین نے اس میں لکھا تھا کہ مجھے پورا یقین ہے کہ یہ لوگ میری موت کے منصوبے پر کام کر رہے ہیں، تاہم اللہ جو چاہے کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ امریکہ کی جانب سے کیے جانے والے اس قتل کے عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے صدام حسین کو موت کا خوف چھو کر بھی نہ گزرا ہو۔ 3 نقاب پوش جلادوں نے اس کے گرد گھیرا ڈال لیا اور تب صبح 5:30 بجے کا وقت تھا۔ بغداد شہر میں اذان گونج رہی تھی اور اندر تختہ دار پر صدام حسین امریکہ کے خلاف اذان ہند اور نعرہ تکبیر بلند کر رہا تھا۔ اتنے میں کوئی تختہ دار کا لیور کھینچ دیتا ہے اور پھر قضا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والا صدام حسین اپنی اگلی منزل کی جانب چل پڑتا ہے۔ دوستو، اتنے سال گزرنے کے بعد بھی ابھی تک صدام حسین پر لگایا گیا کوئی بھی الزام ثابت نہیں ہو سکا۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔